नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़ी ट्रस्टी, डॉक्टरों व अन्य लोगों के ठिकानों पर आज सुबह बड़ी छापेमारी की है। ये कार्रवाई उस मामले से जुड़ी है जिसमें कुछ दिन पहले इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कम से कम 3 डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल का हिस्सा होने के आरोप सामने आए। रेड फोर्ट आईईडी ब्लास्ट केस से कड़ी जुड़ी ये कार्रवाई इसलिए अहम है क्योंकि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए आईईडी धमाके के दौरान इस्तेमाल गाड़ी का ड्राइवर उमर उन नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करता था। आज सुबह 5 बजे ईडी ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। एजेंसी के मुताबिक ये पूरी कार्रवाई फाइनेंशियल अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, फर्जी लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट मामले में एक और प्रमुख साजिशकर्ता जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। इस हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसे एक कार के जरिए तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का इस्तेमाल करके किया गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीकुंड का रहने वाला आरोपी दानिश इस आतंकवादी हमले की योजना बनाने में मुख्य आतंकवादी डॉक्टर उमर उन नबी के साथ सक्रिय रूप से शामिल था। डॉक्टर उमर उन नबी फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर था, जिसकी पहचान फॉरेंसिक जांच में विस्फोट में मारे गए आत्मघाती हमलावर के रूप में हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लालू प्रसाद यादव के घर में कलह मची है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए घर छोड़ दिया है। इस मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी की एकता और प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। पटना में पार्टी विधायकों की एक बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा, ये एक आंतरिक पारिवारिक मामला है और इसे परिवार के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा। मैं इससे निपटने के लिए मौजूद हूँ। बैठक में सर्वसम्मति से छोटे बेटे तेजस्वी यादव को राजद विधायक दल का नेता चुना गया। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर कई तरह के आरोप लगाए थे। अब इस मामले में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया आई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली हार के बाद रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि उन्हें ऐसा करने के लिए संजय यादव और रमीज ने कहा है। ये दोनों तेजस्वी यादव के करीबी सहयोगी हैं। रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर भी दुर्व्यवहार के आरोप लगाए। इस मामले में अब तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिहार में नई सरकार बनने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इससे पहले एनडीए सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भेजने का अधिकार दिया गया। सूत्रों के अनुसार 19 नवंबर को नीतीश कुमार अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा देंगे और 20 नवंबर को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। रविवार को नीतीश कुमार ने अपने आवास पर एनडीए नेताओं के साथ लंबी बैठकें की, जिसमें नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। गठबंधन सूत्रों के मुताबिक विभागों के बंटवारे में वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा जो टिकट बंटवारे में था। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री यात्रा सुविधा को तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। यह फैसला उन मामलों के बाद लिया गया है जिनमें भारतीयों को फर्जी नौकरी या किसी तीसरे देश में भेजने के झांसे में ईरान ले जाए क्या। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कई भारतीयों को रोजगार के झूठे वादों पर ईरान बुलाया गया, जहां पहुंचते ही उन्हें फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 22 नवंबर से भारत के साधारण पासपोर्ट धारकों के लिए ईरान में प्रवेश या ट्रांजिट के लिए वीजा अनिवार्य होगा। पहले बिना वीजा जाने की सुविधा का अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था। सरकार ने सलाह दी है कि भारतीय नागरिक ईरान यात्रा की योजना बनाने से पहले सावधानी बरतें और आवश्यक वीजा नियमों की जांच करें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भारत से उनको तत्काल सौंपने की मांग की। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने हसीना को 2024 के छात्र आंदोलन पर क्रूर दमन के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अगस्त 2024 से भारत में शरणार्थी के रूप में रह रही हसीना को ट्रिब्यूनल में उनकी गैर मौजूदगी में दोषी ठहराया गया। ट्रिब्यूनल ने पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को
फांसी की सजा सुनाई है। इसी बीच अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक औपचारिक पत्र में भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच 2013 के प्रत्यर्पण संधि के तहत यह अनिवार्य जिम्मेदारी है। मंत्रालय ने चेतावनी दी कि मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषी इन व्यक्तियों को किसी अन्य देश द्वारा शरण देना अत्यंत अशोभनीय कार्य होगा और न्याय के प्रति खुली अवहेलना होगा। पत्र में जोर दिया गया है कि भारत को इन दोषियों को बांग्लादेशी अधिकारियों के हवाले करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने ढाका में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के फैसले को नोट किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश में सभी संबंधित पक्षों से रचनात्मक बातचीत जारी रखेगा। इस फैसले के बाद बांग्लादेश की सियासत में हलचल पड़ गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। शेख हसीना ने उनको सुनाई गई सजा पर बयान दिया। उन्होंने एक लंबे बयान में आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा यह फैसला एक धांधली वाले ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाया गया जो गैर निर्वाचित सरकार द्वारा स्थापित और संचालित है, जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। यह पक्षपाती और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। मौत की सजा की उनकी घृणित मांग में अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी तत्वों की खुली और हत्यारी मंशा झलकती है, जो बांग्लादेश की आखिरी निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और अवामी लीग को राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करने का प्रयास है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा को उनकी पार्टी अवामी लीग ने खारिज कर दिया। पार्टी ने एक बयान जारी कर अदालत के इस फैसले को दुर्भावनापूर्ण और बदले की भावना से प्रेरित बताया। अवामी लीग ने कहा कि हमें भरोसा है कि बांग्लादेश की जनता, अवामी लीग और सभी मुक्ति संग्राम समर्थक ताकतें इस फैसले के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगी। इसके साथ ही अवामी लीग ने 18 नवंबर को बांग्लादेश में बंद का ऐलान किया है। पार्टी ने 19 से 21 नवंबर तक देश भर में विरोध प्रदर्शन की भी बात कही है। अवामी लीग ने अपने बयान में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना को सजा सुनाने वाले ट्राइब्यूनल पर भी सवाल उठाए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस की राजधानी मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर बात हुई। इसके अलावा बैठक में भारत रूस 23वीं वार्षिक शिखर बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। भारत और रूस के बीच 23वीं वार्षिक शिखर बैठक होने वाली है। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गजा शांति योजना के पक्ष में मतदान किया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों को तैनात करने का प्रावधान शामिल है। इस घटनाक्रम ने वॉशिंगटन के 20 सूत्रीय योजना को आगे बढ़ाया है, जिसमें गजा में युद्ध विराम लागू करने, पुनर्निर्माण और शासन के लिए पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रोड मैप तैयार करने का प्रस्ताव है। ब्रिटेन, फ्रांस और सोमालिया सहित 13 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि किसी भी देश ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया। रूस और चीन ने मतदान से दूरी बनाई। गजा में सत्तारूढ़ समूह हमास ने सुरक्षा परिषद के फैसले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। समूह ने कहा यह संकल्प फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा करने में विफल है। ये गजा पर एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप थोपने का प्रयास है, जिसका फिलिस्तीनी लंबे समय से विरोध करते रहे हैं। हमास ने उस प्रावधान की कड़ी आलोचना की जिसमें सशस्त्र समूह को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार हमास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बल को गजा पट्टी के अंदर कार्य और भूमिकाएं सौंपना, जिसमें प्रतिरोध को निरस्त करना शामिल है, उसकी तटस्थता के खिलाफ है। ये एक तरह से गजा पर कब्जे की कोशिश है, जिसमें हमास के समूह से हथियार लेना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.